अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्जेक्ट एंड द न्यू सब्जेक्ट विच इज़ बेसिकली द सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम लोग सोशल साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हम लोग सीखेंगे, हम लोग बिहेवियर को सीखेंगे, एटीट्यूड को सीखेंगे, सेल्फ स्टीरियोटाइप को सीखेंगे, सोशल कॉग्निशन को सीखेंगे। अब हम बारी बारी देखते हैं। बिहेवियर क्या होता है, एक बंदे का रवैया होता है। ठीक है, उसमें एटीट्यूड भी आ जाता है। सेल्फ स्टीरियोटाइप में आता है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर, एक बिहेवियर जो होता है ना, उसे हम कहते हैं कि वो स्टीरियोटाइप है। जैसे कि अगर हम लेबल कर दें किसी बंदे को कि तुम डल हो, ठीक है, या तुम प्रिटी हो या अगली हो, तो ये बेसिकली क्या स्टीरियोटाइप है सेल्फ बंदे का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन का मतलब है कि माइंड थिंकिंग क्या है। माइंड थिंकिंग में हमारे पास आ जाता है कि सोचने समझने की जितनी भी सलाहियत है। यानी कि हम जब सोशल साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा बिहेवियर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, सेल्फ स्टीरियोटाइप के बारे में, सोशल कॉग्निशन के बारे में। अब सोशल से मुराद है सोसाइटी में रहने वाले लोगों की। ठीक है, सोशल से मुराद क्या है, सोसाइटी के अंदर, और कॉग्निशन का मतलब है कि माइंड थिंकिंग। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम सोशल साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है लर्निंग आउटकम। अच्छा, इसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी का पहला लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले पढ़ने सोशल साइकोलॉजी को हम लोग देखने से पहले हम इसको सेपरेट देखते हैं कि असल में सोशल क्या है और साइकोलॉजी क्या है, टर्म सोशल क्या है, टर्म साइकोलॉजी क्या है। ठीक हो गया। अब जो सोशल है, इसमें हम लोग देखें सोशल का क्या मतलब है, कि सोशल का मतलब है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। और सोसाइटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी में हम लोग लोगों को पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर को पढ़ते हैं। ठीक, अब साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी को हमने कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हम दोनों को कंबाइन करने से पहले हम देखते हैं ये साइंटिफिक क्यों है। सोशल साइकोलॉजी, सॉरी, हमारे पास साइंटिफिक टर्म जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यहाँ साइकोलॉजी के लिए। हम देखते हैं कि ये साइंटिफिक क्यों है। तो साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन होती है, रिसर्च होती हैं, फिर एनालाइज होता है, डाटा कलेक्ट होता है। ये सब क्या है, ये हमारे पास मेथड है जो यूज़ होता है साइंटिफिक तरीक़ेकार के लिए, एक साइंटिफिक रास्ता जो होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर। स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर यानी लोगों के जो माइंड के जो बिहेवियर होते हैं उनको स्टडी करना। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा गया है साइकोलॉजी को, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा गया है जिसमें एनिमल्स भी शामिल होते हैं और ह्यूमन बीइंग भी शामिल होते हैं। ठीक है, एनिमल्स भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है। देखें, अगर हम कोई रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पर, ठीक है, या हम कोई मेडिसिन तैयार करते हैं, या हम किसी बीमारी के बारे में खोज लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सबसे पहले एनिमल्स पे उसका काम करके देखते हैं ना। डायरेक्ट हम इंसानों पे नहीं जाते, पहले हम एनिमल्स पे करके देखते हैं। अगर वहाँ पे वो काम फुलफ़िल हो गया तो हम फिर जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। ठीक है, अपना रिसर्च, अपना मेडिसिन या अपने डिजीज़, किसी भी तरह की डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट है, उसने एक मेडिसिन बनाया है, ठीक है, किसी भी वायरस का, तो वो चेक करना चाहता है कि ये जो है वो कितनी कारआमद है। तो इसके लिए वो सबसे पहले इंसानों पे जाके ये काम नहीं करेगा, बल्कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एनिमल्स को लेगा और उस पर काम करके देखेगा कि यार ये जो मैंने काम किया है ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो फिर वो जाके इंसानों पर अप्लाई करेगा। ठीक हो गया, इसीलिए हम टर्म इस साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब सोशल साइकोलॉजी से क्या मुराद है, अब फुल हम देखते हैं इनको कंबाइन करके। पहले हमने सेपरेट देखा, सेपरेट में हमने कहा सोशल टर्म जो है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में हम इंडिविजुअल को देखते हैं। साइकोलॉजी को देखने के बाद हमने कहा कि साइंटिफिक स्टडी है ऑफ माइंड बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अब जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम लोग कंबाइन करने के बाद हमें पता चलता है
अब हम दोनों को कंबाइन करके देखें तो हमारे समझ में ये बात आती है सोशल साइकोलॉजी में। अब देखें साइकोलॉजी में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है वो माइंड को स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी जस्ट माइंड को स्टडी करता है किसी भी ह्यूमन का। लेकिन अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए या अंदर रहने वाले इंसानों के माइंड बिहेवियर को स्टडी करना सोशल साइकोलॉजी कहलाती है, राइट। अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाता है दो तरह के साइंस। एक हमारे पास आता है फिजिकल साइंस है, प्योर साइंस है, नेचुरल साइंस। ये हमारे पास तीनों एक ही नेम है। फिजिकल साइंस भी, प्योर साइंस भी कर लो, नेचुरल साइंस भी कर लो, ये हमारे पास तीनों एक ही चीज़ है। और हमारे पास दूसरी जो टर्म आती है वो सोशल साइंस आती है। अब जो हमारे पास प्योर साइंस है, फिजिकल है, नेचुरल साइंस है, व्हाटएवर, इसमें से कोई एक हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या तीनों भी करेंगे तो इसमें गलत नहीं है, ठीक है। एक साइंस है हमारे पास फिजिकल साइंस, एक हमारे पास है सोशल साइंस। अब जो फिजिकल साइंस, प्योर साइंस या नेचुरल साइंस, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास उसकी एग्जांपल्स के तौर पे आते हैं सन, मून, स्टार्स आते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसमें हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स को, ठीक है। यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए हम लोग डिफरेंट रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। और अब देखें इस फिज़िकल, प्योर या नेचुरल साइंस में क्या होता है, हम लोग डिफरेंट मेथड्स, रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर हमारे पास इन्वायरमेंट होती है, हमारे पास पूरा जो है वो एरिया सेट हुआ होता है, उसके बाद हम किसी चीज़ को जाके करते हैं, ठीक है, उस चीज़ पे काम करते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल साइंस में, प्योर साइंस में, नेचुरल साइंस में हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग की ऑपरेशन की, ठीक है। अगर सर्जरी करना है किसी डॉक्टर को, ठीक है, तो वो खुले आसमान के तले नहीं करेगा, बल्कि एक पूरा प्रॉपर एरिया होगा, इन्वायरमेंट ऐसी होगी, तभी वो बंदा जो है वो ऑपरेट कर सकता है, वो सर्जरी कर सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर सोशल साइंस को देखा जाए तो सोशल साइंस का ये फ़ायदा है कि इसमें आप किसी भी चीज़ को अगर आपने ऑब्ज़र्व करना है, उस पर रिसर्च करना है या ऑब्ज़र्व करना है, एनालाइज जो भी करना है, आप सोसाइटी के अंदर रह के किसी भी जगह पे कर सकते हो। इसके लिए स्पेसिफाइड एरिया नहीं होता। लेकिन फ़िज़िकल, प्योर या नेचुरल साइंस में ये होता है कि आपके पास स्पेसिफाइड एरिया होता है, एक लोकेशन होती है, एक पूरा माहौल बना होता है, उस पर आप जाके काम करते हो, ठीक है। इसीलिए इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें सन, मून, स्टार्स हमारे पास नेचुरल साइंस के एग्जांपल्स में आ जाते हैं और हम कहते हैं कि हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स को डिफरेंट रिसर्च मेथड्स के ज़रिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वी हैव प्रॉपर लैब्स एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट फॉर दैट, ठीक है, फॉर दैट रिसर्च। अब फिजिकल, प्योर, नेचुरल में ये होता है कि आपके पास प्रॉपर लैब होगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट होगी, आपकी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी सर्जरी के लिए, वो सब कुछ होगा, तो वो हमारे पास वो रिसर्च हमारे पास कामयाब होगा, तो वो हमारे पास फिजिकल साइंस कहलाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वी हैव नो प्रॉपर इन्वायरमेंट, सोसाइटी वर्क एज ए लैब, ठीक है। हमारे पास सोसाइटी जो है वो एक लैब के तौर पे काम करती है। हमारे पास कोई इसका स्पेसिफाइड लैब नहीं है कि आपने एग्जैक्ट इस लोकेशन में जाकर इस बंदे का ऑपरेशन करना है, ठीक है। अगर आपने किसी के माइंड को चेक करना है, बिहेवियर को देखना है या सोसाइटी को देखना है, तो आप सोसाइटी के अंदर रहकर किसी भी बंदे को चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको बंदे को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप सोसाइटी के अंदर रहकर आराम से ऑब्जर्व कर लेते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब देखिए, अब इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है एक, कि अगर H2O को हम लोग उसको देखना चाहते हैं, उस पर हम काम करना चाहते हैं, वाटर पे काम करना चाहते हैं, तो हम उसको खुले एनवायरनमेंट में उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आगे पीछे के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मतलब इफ़ेक्ट करेंगे उस रिसर्च को, पॉजिटिव वे में नहीं नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक बंदे के इसमें हम सर्जरी की भी ले सकते हैं, सर्जरी करना है तो हमें उसके लिए प्रॉपर एरिया चाहिए। हम किसी भी खुले मैदान में या कोई डॉक्टर होगा वो छत के नीचे या फिर किसी दरख्त के नीचे तो नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर एरिया चाहिए उसे। अब उसको जब प्रॉपर एरिया मिलेगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट उसकी कंट्रोल में होगा, प्रॉपर लैब होगी, लोकेशन होगी, तो तब वो कहलाएगी फ़िज़िकल साइंस। ये हमारे पास की एग्जांपल होगी। अब सोशल साइंस में हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होती है। हमने तो कह दिया भाई सोसाइटी होती है। इसके हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, केस हिस्ट्री करते हैं सोशल साइंसिस में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्पेसिफाइड एरिया नहीं होता, हम बंदे को जो है वो एक सोसाइटी में रहते हुए ऑब्जर्व करते हैं। इसमें स्पेसिफाइड कोई इन्वायरमेंट नहीं होता कि जिसमें हम लोग इसको मतलब कि ये कहें कि भाई अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट है तो हमारा ये काम फुलफिल होगा, नहीं। हम लोग सोसाइटी में किसी भी जगह पर रहकर काम कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चंद एक डेफिनेशंस आ जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जिसमें हमारे पास पहला डेफिनेशन आता है गोल्डन आलपोर्ट की, जो उसने फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन दी थी 1954 में, ठीक है। उसने कहा था इट इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड थॉट, फीलिंग, बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय
एक्चुअल, इमेजिन और इम्प्लाइज प्रेजेंस अदर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय यहाँ पे 2 दफ़ा आ गया, 1 दफ़ा लिखना है। अब यहाँ पर इस बंदे ने क्या कहा था, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन के बकौल ये सोशल साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें हम बंदे को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं जो एक सोसाइटी ने उस पर इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, और वो कैसे उसको इमेजिन करता है, उसको कैसे इम्प्लाई करता है। ठीक है, अदर ह्यूमन बीइंग्स, प्रेजेंस अदर ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स। इसमें क्या होता है कि इसमें एक सोशल साइकोलॉजिस्ट कहता है कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड थॉट, फीलिंग, बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय एन एक्चुअल, इमेजिन और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट के बकौल कि इसमें सोशल साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बंदे के थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यानी बंदे के जो थॉट्स है उस पर क्या इफ़ेक्ट है सोसाइटी का, फीलिंग्स पे क्या इफ़ेक्ट है, बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट है, और उसको वो बंदा एक्चुअल में इमेजिन कैसे कर रहा है, अपने आप पर वो इम्प्लाइज कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल साइकोलॉजी में देखी जाती हैं। सेकेंड डेफिनेशन इज़ बारोन एंड बर्नी, जिसने 2007 में दिया था। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द साइंटिफिक फील्ड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड थॉट इन सोशल सिचुएशंस। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा ये एक साइंटिफिक फील्ड है जिसमें देखा जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है बंदे के नेचर को और उसके इंडिविजुअल के बिहेवियर की वजूहात को और उनके सोचने और समझने की सलाहियत को एक सोशल सिचुएशंस में। ठीक है, मतलब कि इसके मुताबिक ये भी एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था, इसने कहा कि आप सोशल साइकोलॉजिस्ट में एक बंदे को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसके नेचर्स को और उसके इंडिविजुअल की जो बिहेवियर है उसको देखते हैं, उसको उसके सोचने का तरीक़ाकार देखते हैं एक सोशल सिचुएशंस में। ठीक है, अब अगर हम कहें कि किसी जगह पे आग लगी, ठीक है, अब जब आग लगेगा तो उसका मतलब है वो एक सोशल सिचुएशंस है, उसमें लोगों का क्या बिहेवियर होता है, लोग भाग जाते हैं, लोग हेल्प करते हैं, लोग जो है वो किसी फायर ब्रिगेड को बुला के कॉल करते हैं या आग बुझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास उसके थॉट्स और उनकी बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर होगा, उन्होंने कुछ सोचा तो उन्होंने उस पर अमल करना शुरू किया ना। ठीक है, सोशल जो सिचुएशंस था वो आग का लगना है। आगे उन्होंने फिर सोचा कि भाई हमें हेल्प करना है एक दूसरे की, या बाहर निकालना है या किसी को कॉल करनी है या आग बुझाना है, तो इनकी थॉट्स होगी और वो जब एक्चुअल में शो करेंगे तो वो इंडिविजुअल का बिहेवियर होगा। ठीक है, और अब नेचर से क्या मुराद है, नेचर से मुराद ये है कि हम कहते हैं ना कि किसी ना किसी को यार तुम्हारी तो नेचर ही ऐसी है, तुम तो हो ही ऐसी, तो हम कहते हैं कि यार अगर बंदा सामने वाला बंदा अच्छा हो तो हम कहते हैं यार इसकी नेचर में फ्रेंडली होना ज़्यादा वो पाया जाता है, या ये कि इसमें रूट ज़्यादा पाया जाता है, इसका बाय नेचर है। ठीक है, तो ये वो वाला नेचर की बात की गई है, बाय नेचुरली जो हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी में नेचर से मुराद इट्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी के ये रिफ्लेक्शन एक इंडिविजुअल का अच्छा होता है कि बुरा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है, नेचर की, यहाँ इस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक बच्ची है, ठीक है, उसने देखा कि उसकी जो मदर हैं वो दादी के साथ उनका जो रिएक्शन है, उसका बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, अब वो स्टार्ट में सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रही है, सिर्फ ले रही है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसका अपना टाइम पीरियड आएगा, ठीक है, तो वो उसका जब अपने टाइम पे आएगी तो वो कहेगी यार मेरी मम्मा तो इस तरह से करती थी तो मैं भी ऐसे ही करूँगी बिहेवियर। मतलब कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो चीज़ वो अडॉप्ट कर चुकी होती है, यानी रिफ्लेक्शन पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक अगर बाय बर्थ ये चीज़ आती है कि माँ बाप जो है उनकी आवाज़ जो है लाउड हो, तो मुमकिन है कि उसके जो बच्चे होते हैं उनकी भी आवाज़ लाउड होती है। ठीक है, और किसी किसी के सॉफ्ट पाया जाता है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन कि उसका रिफ्लेक्शन कैसा है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है, उसने वो अपनी टीचर को ऑब्ज़र्व करता रहता है कि वो टीचर, या बच्ची ले लें कि वो अपनी टीचर को ऑब्ज़र्व करता रहता है कि भाई वो मैचिंग की चीज़ें जो है वो पहन के आती हैं या ये वगैरह।
और आके घर में जो है वो बता रही होती है कि भाई अपनी अम्मी को बता रही होती है कि मम्मा उन टीचर ने ऐसे मैच किया हुआ था, ठीक है, ऐसे मैचिंग की चीज़ें पहनी हुई थी। तो मुमकिन है कि वो ख़ुद अगर टीचर बने, ठीक है, उस स्टेज पे आए तो वो उन्हीं टीचर को पैरोडी करेगी, ठीक है, उन्हीं टीचर की तरह ही रिएक्ट करेगी, उन्हीं टीचर की तरह ही बात करेगी, ठीक है। अब हमारे पास है थर्ड डेफिनेशन जो स्पेंसर ने दिया था 2006 में, सोशल साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक अबाउट इन्फ्लुएंस एंड रिलेट टू वन अनदर। इस डेफिनेशन के बकौल के एक हमारे पास जो बंदा होगा वो किस तरह से सोचता है। डेफिनेटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोशल साइकोलॉजी में हम माइंड बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। बंदा क्या सोचता है इन्फ्लुएंस के बारे में और अपने आप को कैसे रिलेट करता है विद ईच अदर। एक बंदा है वो एक सिचुएशन पे कैसे सोचता है और अपने आप पर वो असरअंदाज कैसे, मतलब उस पर वो ख़ुद असरअंदाज हो रहा है और वो कैसे रिलेट करता है अपने आप को दूसरों के साथ, ठीक है। हर बंदे की थिंकिंग एबिलिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि हर बंदे की जिस थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के लाइफ में कोई स्ट्रगल, कोई डिफ़िकल्ट फेस आए तो कुछ ये होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई फेसेस जो हैं वो डिफ़िकल्ट फेसेस जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ का जो थिंकिंग होता है वो थिंकिंग जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। वो कहते हैं कि भाई मुसीबतें हम पर ही आती हैं, ठीक है, और उसका उन दोनों जो ए बी हम लोग सपोज कर लेते हैं, इन दोनों का आपस में जो उनका इन्फ्लुएंस आता है उसकी वजह से वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। हर चीज़ को समझने की, उसको सोचने की, उसको करने की जो सलाहियत है हर किसी की डिफरेंट होती है, ठीक है। और वही सोचना, वही समझना, जो कहते हैं ना, अगर समझ जाओ तो ज़िंदगी आसान है। तो जिस तरह से लोग सोचते हैं उनके इन्फ्लुएंस जो है वो लोगों का या सोसाइटी का जो उस बंदे पे जो पड़ता है और वो कैसे रिलेट करता है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इस डेफिनेशन के बकौल कि बंदा ख़ुद कैसे सोचता है, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, उसकी सोसाइटी से उस पर जो इन्फ्लुएंस आ रही है वो कौन सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसकी तरफ से जो जा रही है वो कैसी हो रही हैं और वो कैसे रिलेट करता है अपने आप को दूसरे के साथ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।